Good morning class. Welcome to JMC Study Hub. I'm your mentor Kirti Khanna and today we will be studying the George Kernel model of communication. George Kernel gave this very general communication model. It's very common and we used to do it in our day-to-day activities also in the year 1956. So he gave the model before his theory. I hope you remember there is a theory given by George Kernel. It's the cultivation theory, राइट और वो दी थी 1967 में. उससे पहले ये मॉडल दिया है 1956 में, राइट. और ये बात करता है जो कम्युनिकेशन हमारा लगातार आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का नेचर ऐसा तो है नहीं कि अगर आप तक कोई बात आई है तो वो आप अपने तक ही रखोगे या आप उससे आगे बात ही नहीं करोगे, ऐसा नहीं होता है. इसलिए इसमें जो कम्युनिकेशन का डायनेमिक नेचर है, जो सतत प्रगतिशील नेचर है, उसका हमेशा बढ़ते रहने वाला नेचर है, उसको लेके बात की गई है. ठीक है, और आपको चलिए सबसे पहले अब मॉडल दिखा देते हैं. आई होप आप सबको ये मॉडल क्लियरली दिखाई दे रहा है. इसमें आपको दो तीन जो टर्म्स हैं वो याद रखने पड़ेंगे क्योंकि हम इनको आगे भी डिस्कस करेंगे. सी, ये मॉडल स्टार्ट होता है ई से. ठीक है, पहले हम मॉडल को ही समझ लेते हैं. मॉडल स्टार्ट हो रहा है ई से. ई के बाद आप देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसमें लिखा हुआ है सिलेक्शन, कंटेस्ट एंड अवेलेबिलिटी. ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा गोला है E1 और इट इज अगेन सराउंडेड बाय M. फिर एक वर्टिकल लाइन है जिसमें S और E2 है और उन दोनों के वर्टिकल E1 M और E2 S के बीच में है जगह मीन्स एंड कंट्रोल डायमेंशन, रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिकेटिंग एजेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोडक्ट, राइट. तो ये बहुत ही सिंपल मॉडल है. देखने में डिफिकल्ट लग रहा है या हमें समझने में, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. देखिए जो ई है, हम उसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं. दो एग्जांपल्स लेंगे. पहला तो हम मूवी वाला लेते हैं कि आप कोई मूवी देख के आए हैं और आप वो मूवी अपने फ्रेंड को बता रहे हैं. ठीक, तो क्या आप अपने फ्रेंड को वो पूरी मूवी 3 घंटे की या 2 घंटे की एज इट इज बता देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है. आप क्या करते हैं, उस मूवी में से जो पार्ट आपको अच्छे लगे हैं आप वो चुन के उन्हें बताते हैं. ठीक, तो आपकी मूवी क्या है? ई मतलब है इवेंट. यहाँ पे इंडेक्स बना हुआ है. ई मतलब इवेंट. ओके, इवेंट हो गया. आप मूवी देख के आए, फिर आपका उस टाइम पे मूड कैसा था, उसका आपने आपका मूड कैसा था, आपका कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है आपका, और एटीट्यूड कैसा है उस वक्त. तो आप इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आप उस इवेंट को सिलेक्ट करते हो. ठीक, और फिर वो इवेंट आप E1 मतलब आपका वो नया इवेंट है जो आपके दिमाग में है. ठीक, M इज द मैन मतलब आप. इवन जो आपने समझा उस मूवी को देख के, दैट इज E1, राइट. फिर अब आपने जो समझा वो आप बताते हो किसको? E2 मतलब यहाँ पे एक और होना चाहिए था M2 करके, कि चलिए हम ये ले लेते हैं कि जो सेकंड पर्सन है वो भी है यहाँ पे. कि आपको किसी ना किसी को तो बताना है ये बात. तो जो मैसेज आपने परसीव किया, ठीक है, वो हो गया E1 और अब आप M2 को मैसेज बताएंगे. ठीक, तो जब आप जो मैसेज M2 को बताएंगे तो M2 का प्रेजेंट मूड कैसा है, प्रेजेंट एटीट्यूड कैसा है, वो हाल फिलहाल में क्या सोच रहा है, तो इस सब पे डिपेंड होके वो कितना सुन पाता है, कितना समझ पाता है, वो हो जाता है E2. आपने अपने फ्रेंड को मूवी बताई, अब फिर भी वो थोड़ी ही मूवी समझ पाया. आपने जितनी समझी वो हो गया ही E1 और आपके फ्रेंड ने जितनी समझी, आपने फ्रेंड को जितना बताया वो हो गया है E2. ठीक है,
और ऐसे सिग्नल या फॉर्म, अब इसके बीच में कुछ चीजें हैं जो काम करती हैं, उन्हीं को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस में बांटा गया है। ठीक है, अब ये मैसेज बस आपको इतना ही समझ, ये पूरा मॉडल है ऐसे ही समझने। जैसे अगर आपकी कोई फ्रेंड एब्सेंट है और टीचर ने कुछ पढ़ाया है, स्कूल के एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, टीचर ने कुछ पढ़ाया है और कहा है कि जो बच्चे एब्सेंट है उनको बता देना। शाम को आप अपने फ्रेंड्स को मिलते हो, तो क्या होगा कि आपकी फ्रेंड, आप एज इट इज तो पूरा नहीं बता पाओगे जो आपके टीचर ने आपको समझाया है। आप क्या करोगे, आपने जितना समझा है उतना ही आप अपनी फ्रेंड को समझा पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए जब आप, टीचर जो पढ़ा रही हैं वो हो गया ई, मतलब ओरिजिनल कंटेंट। ठीक है, आपका मेन कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट या कोई इवेंट, वो हो गया है ई। पर्सन मतलब एम, आप हो या कोई भी मशीन है वो हो गई है एम। और आपने जो समझा वो हो गया है M1। M2 आपकी फ्रेंड, E2 आप जो उसे समझा रहे हो और वो जितना समझ रही है, दैट इज M2। ठीक है, और सिग्नल मतलब ये किसी भी फॉर्म में या सिग्नल में आप उसको मैसेज या तो फोन पे बता रहे हो या तो वर्बली बता रहे हो, सामने आप रिटन में दे रहे हो। ठीक है, तो ये पूरा मॉडल इसी पे काम करता है और ये हमेशा बढ़ता रहेगा। जैसे आप तो यहाँ पे सिंगल लेवल देख रहे हैं, मतलब लेवल 1, दिस इज लेवल 1, दिस इज L1 and this is L2 and this process keeps on going, you know। यहाँ पे भी एक लाइन है, यहाँ पे भी एक लाइन है, ऐसी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये चलता ही रहता है। ठीक है, ये जो मैसेज है ना, ये हमेशा चलता रहेगा। फिर इसके नीचे भी, क्योंकि क्या होगा कि सबसे बड़ी बात ये है कि कम्युनिकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है, ये हमेशा यहाँ पे फिर वो E3 M3 ऐसे चलते ही रहेंगे। ठीक है जी, ये एक लगातार प्रोसेस है, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, क्योंकि हम आगे बातें बढ़ाते जाएंगे। कभी आप अपने यंगर सिबलिंग को समझा रहे हैं, कभी आप अपने किसी बड़े से समझ रहे हैं, अपने पेरेंट्स से बात डिस्कस करते हैं। तो जब ऐसा होता है तो ये कम्युनिकेशन जो है, ये हो गया हमारा लेवल 3, ये हो गया लेवल 4। मतलब हर लेवल पे ये बातें होती रहती हैं। ठीक है, चलता रहता है ये। तो ये अब आप ध्यान रखिएगा कि ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चलता ही रहता है। अब इसको हॉरिजॉन्टल ही क्यों डाला है, इसको वर्टिकल ही क्यों डाला है, इसको समझते हैं। सी क्या होगा, जैसा ई है, ठीक, आप वैसा बीच में इसके कुछ लिखा हुआ है, एक ये सिलेक्शन, कंटेक्स्ट और अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स हैं। ठीक, इनको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, परसेप्चुअल डायमेंशन का आपको दिख रहा है, मैंने अलग से इसलिए काट के लगा लिया ताकि आपका पूरा फोकस इसी पे रहे। ठीक है, सबसे पहला है सिलेक्शन, कंटेक्स्ट और अवेलेबिलिटी, ये लिखा हुआ है, सिलेक्शन, कंटेक्स्ट एंड अवेलेबिलिटी। अब ये क्या है, इसको समझते हैं कि, और ये जो है इनको क्यों डिवाइड किया गया है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। हो सकता था इसको हम वर्टिकल में डाल देते कि हमने सिलेक्शन, कंटेस्ट और अवेलेबिलिटी को वर्टिकल लाइन में, और मीन्स एंड कंट्रोल डायमेंशन हम हॉरिजॉन्टल कर लेते। जी, जब कोई भी चीज हॉरिजॉन्टल होती है दैट मीन्स इट्स ऑन द सेम लेवल। ठीक है, ये एक ही लेवल है, चाहे वो रैंक्स हो, चाहे वो क्लासेस हो, जब हम बात करते हैं तो इट्स ऑन द सेम लेवल जब भी हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। तो ये बात बताई जा रही है कि जो ई है, ठीक है, द मेन इवेंट इज, आर मेन इवेंट इज ई, दिस इज आर मेन इवेंट, राइट। तो क्या होता है जब ई और इवन सेम लेवल पे इसीलिए है क्योंकि इनके बीच में सिर्फ सिलेक्शन है, और वो भी कौन करता है सिलेक्शन, एम करता है। ये लगभग ओरिजिनल कंटेंट से मेल खाता है, इसमें कोई सी भी तरीके का कोई मैनिपुलेशन नहीं है, किसी भी तरीके का ये इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, किसी भी तरीके का इसमें बायसनेस नहीं है, किसी के पर्सनल ओपिनियन नहीं है ई वन में, इसीलिए इसको और ई
ई को सेम प्लेटफॉर्म पे रखा गया है। राइट गाइस, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। तो ई और ई1 सेम लेवल पे हैं। एम सिर्फ उसको सिलेक्ट करता है। सिलेक्टिव एक्सपोजर हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें सिलेक्टिव एक्सपोजर को हमारे इम्पैक्ट करती हैं या अफेक्ट करती हैं। राइट, देखो जब भी जो हमारा ये ओरिजिनल मैटर है ई, और E1 इज आर परसीव्ड मैटर। कहते हैं ना कि हो क्या रहा है और आप देख क्या रहे हो। तो जो रियलिटी में हो रहा है वो है E, और जो आप देख रहे हो या आप समझ रहे हो वो है E1। और वो किस पे डिपेंड करता है, जैसे कि अगर आप बाहर से आए हैं और बहुत अच्छे मूड में हैं, बहुत खुश हैं, आपका आज कॉलेज में या ऑफिस में बहुत अच्छा दिन गया है, तो आप आपके पेरेंट्स अगर आए हैं या आप हैं तो आप किसी की गलती भी नजरअंदाज कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपके जो इवेंट्स हुए हैं वो अच्छे हुए आपके साथ। मोर ओवर ओरिजिनल इवेंट क्या है? गलती होना, लेकिन आपने उसको क्या परसीव किया है? उसको एज अ गलती परसीव नहीं किया है। ठीक, तो जब आप एज अ गलती परसीव नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा E1। राइट, और अगर सेम चीज है कि आप बाहर से आ रहे हैं, आपका दिन बहुत अच्छा नहीं बीता है, और कोई छोटी सी भी अगर कोई टूट फूट हो जाए आपके छोटे भाई बहन ये से, या आपसे ही हो जाए, आपके फादर का दिन उतना अच्छा नहीं बीता या आपके मदर का नहीं बीता है, तो वो छोटी सी बात को लेके भी डांट देते हैं। ओरिजिनली क्या हुआ है? चीज टूटी है, लेकिन उस पर दो अलग अलग रिएक्शन होते हैं बेस्ड ऑन हमारा, हमारे पीछे क्या चल रहा है, हमारा मूड कैसा है, हमारा एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, इस सब चीजों पे ही बेस्ड ये। और जो कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट मतलब कि एक्चुअली व्हाट इज द मैटर, और अवेलेबिलिटी होती है कि एम, जो एम है उसके एटीट्यूड पे, मूड पे, कल्चर पे उसकी अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है। सी, आप उन्हीं चीजों के लिए अवेलेबल होते हैं जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेप्ट करता है। राइट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जस्ट go to JMC Study Hub and watch my videos of barriers of communication, जिसमें साइकोलॉजिकल बैरियर है, उसमें हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कही है। तो आप अपने मूड के हिसाब से, आप अपने एटीट्यूड के हिसाब से, आप अपने कल्चरल और एथिकल बैकग्राउंड के हिसाब से ई को परसीव करते हो। ठीक है, तो जब आप ई को परसीव करते हो तो वो हो जाता है E1। ठीक, आप उसको सिलेक्ट करते हो। अब आप जैसा उसका फर्स्ट पॉइंट है, तो आपको सिलेक्शन, देखिए आप किसी भी हर चीज को आप सिलेक्ट करते नहीं है, आपके पास उसको सिलेक्ट करने की कोई वजह होती है। या तो आपका उसमें इंटरेस्ट है, या तो आपको उसकी जरूरत है। तो जब ये दो बातें होती हैं तो आपका ऑलरेडी वो चीजें आपकी बकेट लिस्ट में आ जाती हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन, कंटेक्स्ट और अवेलेबिलिटी। ठीक है, कंटेक्स्ट इज, व्हाट इज कंटेक्स्ट? कंटेक्स्ट इज द हैपनिंग्स इन द इवेंट। जो भी इवेंट में हो रहा है, या जो भी इवेंट जिससे भी मिलके बना है, दैट इज द कंटेक्स्ट। और अवेलेबिलिटी मतलब आपके मूड पे, एटीट्यूड पे, उस पर डिपेंड करती है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप किसी भी चीज को पूरा वैसा का वैसा नहीं सोचते हैं जैसी वो एक्चुअली में होती है। ठीक है, इसीलिए E1 का बनना जरूरी है। टीचर जैसा पढ़ाती है वैसा का वैसा बच्चा नहीं पढ़ा सकता। तो टीचर कैसा पढ़ा रही है, दैट इज द ओरिजिनल इवेंट E, और बच्चा कैसा पढ़ रहा है, बच्चा क्या समझ रहा है, दैट इज द परसीव्ड इवेंट E1। ठीक है, M इज द स्टूडेंट हियर। राइट, M इज द स्टूडेंट। आगे चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया है गाइस। अगर कोई भी डाउट है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सी, इससे पहले हम ये वर्ड पे जाएं, परसेप्चुअल मतलब आपका नजरिया। ठीक है, आपका नजरिया किन बेसिस पे बनता है उसकी ये बात कही गई कि आपके, इसीलिए इसको सेम लेवल पे रखा गया है। ठीक, आपका
आप किस बेसिस पे उन चीजों को समझते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। ठीक। दूसरा है कंट्रोल डायमेंशन, मीन्स एंड कंट्रोल डायमेंशन। हमारा जो सेकंड सर्कल था E1M वाला, अगर आपको ध्यान हो तो M1 एक स्टेटमेंट बनाता है कि M1 ने जो परसीव किया है, अगर उसे बात आगे पहुंचानी है तो वो पहले उनको ऑर्डरली जमाता है। ठीक है, फिर किस मीडियम से भेजनी है उस पर वो ध्यान देता है, तो वो बन जाता है E2। सी, ये है M, और M जो कंटेंट बनाता है उसको क्या कहते हैं, M ने जो परसीव किया है वो E1 है, ये है परसीव्ड इवेंट, राइट, ये परसीव्ड इवेंट है। और अगर वो कोई बात आगे बढ़ा रहा है, दिस इज द परसीव्ड इवेंट जो उसने खुद समझा, और जो उसने M2 को समझाया, वी शुड मेंशन M2 हियर, इट इज इम्पोर्टेंट। जो बात उसने आगे M2 को बढ़ाई वो है E2, मैसेज बाय M1 और M1 की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अभी तक M का 1 नहीं आया है यहाँ, तो इसको हम M1 कर देते हैं। ठीक है, M2 की जगह इसको हम M1 कर देते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड पर्सन है, M फर्स्ट पर्सन है जिसने ओरिजिनल इवेंट को देखा है, एक्सपीरियंस किया है। M1 सेकंड पर्सन है जिसे वो इवेंट एक्सप्लेन कर रहा है। अब यहाँ पे ये वाला जो डायमेंशन है, ये वाला, ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वाला जो डायमेंशन है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डायमेंशन, ये डायमेंशन जो हमारा लेवल 2 है, ये वर्टिकल क्यों है? कोई भी चीज जब वर्टिकल होती है दैट मीन्स इट पोजेसेस कंट्रोल, कुछ उसके नीचे है या कुछ उसके ऊपर है। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे E1M के नीचे क्या है, SE2। ठीक, दैट मीन्स जो M1 है वो M के नजरिए से चीजों को समझ रहा है, देख रहा है। E हमारी मूवी है जो हम देख के आए हैं, आपने वो मूवी जाके अपने दोस्त को समझाई, आपने पहली बात तो वो मूवी समझी तो वो हो गया E1। आपका दोस्त M1, आप उसे मूवी समझाएंगे तो वो हो जाएगा E2। ठीक है, अब आप किस मीडियम से समझा रहे हैं, वो हो जाएगा S, कोई भी सिग्नल या फॉर्म, जिस भी फॉर्म में आप उसे समझा रहे हैं। लेकिन जब आप M1 को समझाएंगे मूवी तो उसमें आपका कुछ ना कुछ पर्सनल टच होगा। द इवेंट और द मैसेज इज कंट्रोल्ड बाय यू, इसलिए इसको मीन्स और कंट्रोल डायमेंशन कहा गया है। ओके, क्योंकि ये जो मैसेज है ये आप कंट्रोल करेंगे, आप जो आप बताना चाहेंगे M1 को वही M1 सुनेगा। ठीक है, और वही चीज E2 बनेगी। आप हो सकता है उसके सॉन्ग्स की लिस्ट ना दें उसे। ठीक, तो आपके पास ये कंट्रोल डायमेंशन है, कंट्रोल है। कंट्रोल किसके पास है? कंट्रोल है M के पास, जिसने डायरेक्ट इवेंट के टच में रहा है जो। ठीक है, जो इवेंट के डायरेक्ट टच में रहने के कारण आपके पास मीन्स और कंट्रोल डायमेंशन आ चुका है। सी, इसमें बता रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिकेटिंग एजेंट एंड द कम्युनिकेशन प्रोडक्ट। कम्युनिकेटिंग एजेंट कौन हो गए? कम्युनिकेटिंग एजेंट हो गए हैं M1, और प्रोडक्ट क्या हो गया है? E1। ठीक, M और M1 के बीच का रिलेशन, E और E2 का, E1 और E2 के बीच का रिलेशन, राइट। तो जब इन दोनों की बात करी जाए तो M के पास कंट्रोल है, M के पास, M उसको मैनिपुलेट कर सकता है, M इन्फ्लुएंस करता है M1 को, M के पास अपना पर्सनल टच देने की पूरी आजादी है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए आप, अगर हम पीछे मॉडल में जाएं तो M
जो E2 का रिलेशन है वो डायरेक्ट इसके साथ रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट सी देर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन E2 एंड E, इसलिए M2 उतना ही सॉरी, इस इधर पे भी हम M1 कर देते हैं क्या, अलग अलग अगर रहेगा ना तो आपको कंफ्यूजन होता रहेगा। इसलिए जो M1 है वो उतना ही समझेगा जितना M समझाने की कोशिश करेगा, या M बताएगा, जितना ओपनली M बताएगा उतना ही ज्यादा M1 को समझ आएगा, क्योंकि M1 नहीं है डायरेक्टली इवेंट के टच में, वो देख रहा है किसके थ्रू, वो देख रहा है M के थ्रू, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सी okay guys, see the process, first step is horizontal dimension। horizontal dimension मैंने आपको समझा दिया है, जिसमें सिलेक्शन, कंटेक्स्ट और अवेलेबिलिटी है, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसमें E, E1 और M सेम लेवल पे हैं, ठीक है। दूसरा है वर्टिकल डायमेंशन, जिसको बोलते हैं मीन्स एंड कंट्रोल डायमेंशन। उसमें जो E1 M है, राइट, या M है, वो कंट्रोल पोजेस करता है किसके ऊपर, E2 के ऊपर। E2 इज द मैसेज बाय M, और क्योंकि जब भी वो मैसेज देगा तो वो एज इट इज तो मैसेज देगा नहीं, ऐसा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि हम पूरा मैसेज या पूरा इवेंट एज इट इज परसीव कर लें या एज इट इज समझ लें, ऐसा नहीं होता है, हम कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं, क्योंकि हमारा सिलेक्टिव एक्सपोजर काम करता है, हमारी इंटरेस्टिंग या नीड की चीजों पर ही हम ध्यान देते हैं, बाकी हर बात पे हम ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए जब भी वो मैसेज को आगे बढ़ाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं उसका पर्सनल टच होगा ही होगा। फिर अगर सेम स्टेप आगे बढ़ेगा तो फिर एक हॉरिजॉन्टल स्टेप बनेगा, क्यों, क्योंकि जो सेकंड है लाइक E3 बाय M2, ठीक है, E3 और M2 है, और जो E2 और M1 है वो सेम लेवल पे आ जाएंगे अगेन, राइट। तो ये बातें हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेंगी, कंटिन्यूसली चलती रहेंगी, क्योंकि जो अगर हम इसके थर्ड स्टेप की बात करेंगे तो थर्ड स्टेप कैसा बनेगा, थर्ड स्टेप ऐसा बनेगा, ये छोटा और ये जो हमारा सिग्नल और E2 वाला था ये है। अब यहाँ पे भी यहाँ पे भी सिलेक्शन, कंटेक्स्ट और अवेलेबिलिटी वाला जो कंसेप्ट है वो अप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे E3 M2, ठीक है, ये जो है वो उतना ही E3 और E2 एक दूसरे से बात करेंगे, या E3 उतना ही बनेगा जितना उसको लेना होगा किससे, E1 से। उसके पास भी सिलेक्शन, कंटेक्स्ट और अवेलेबिलिटी का ऑप्शन है। कंट्रोल यहाँ पर भी है, जो E1 है, जो सॉरी E2 है यहाँ पे, E2 M1 और S, ठीक है, ये यहाँ पे है। तो अगेन ये सारी चीजें काम चलती रहेंगी और ऐसे ही कम्युनिकेशन आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि हर इंसान उतना ही चीजों को परसीव करता है जितना कि उसे एक्सपोजर होता है, जितना उसे इंटरेस्ट होता है, जितना उसका एटीट्यूड होता है, मतलब जितना उसका मूड होता है। तो ये सारे जो कंट्रोल फैक्टर्स हैं, ये हमेशा प्रोसेस चलता रहेगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, राइट। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योरसेल्फ। Gerbner gave the model in 1955, 1956, 1957, 1958. So guys, मैंने आपको बहुत ही स्टार्टिंग में बताया था कि गर्बनर ने अपनी थ्योरी से पहले मॉडल दिया है, ठीक है। तो जो गर्बनर का मॉडल आया है वो आया है 1956 में। गर्बनर की थ्योरी, कल्टीवेशन थ्योरी कौन सी ईयर में आई है, 1967 में। मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया है, ठीक।
Gerbner's model is dynamic in nature, circular in nature, static in nature और mathematical in nature. तो ये डायनेमिक कम्युनिकेशन की बात करता है, ठीक है, कि कम्युनिकेशन हमेशा बढ़ता रहता है, हमेशा चलता रहता है. ओके गाइस, even is not same as MES, none of the above. E1 याद करिए, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन पे E और इधर पे था E1 M. E1 is the original event, is the perceived event, and E is the original event, M is man, and S is signal. So E1 is not same as E, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो आपका पर्सनल टच होगा ही होगा. ओके, means and control dimension is horizontal, vertical, both, none of the above. See, मैंने आपको बताया था जब भी कोई चीज वर्टिकल हम प्रेजेंट करते हैं तो इधर हम हायरार्की जब भी प्रेजेंट करते हैं वर्टिकली तो हम बताते हैं या तो हम टॉप डाउन अप्रोच यूज करते हैं या बॉटम अप अप्रोच यूज करते हैं. तो जब भी कंट्रोल की बात आएगी तो मतलब आपके नीचे कोई है या आपके ऊपर किसी का कंट्रोल है, ठीक है. तो जब भी ऊपर नीचे दोनों की बात आती है तो वर्टिकल डायमेंशन की बात करते हैं. इसलिए ये बात याद रखिए, दिस इज मीन्स एंड कंट्रोल डायमेंशन इज वर्टिकल डायमेंशन. Okay, factors involved between E and M are E is the event, M is the man, और इनके बीच में सिलेक्शन, अवेलेबिलिटी, कंटेक्स्ट, ऑल ऑफ द अबव. सी इनके बीच में ऑप्शन, द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. क्यों? क्योंकि जब कोई भी चीज एम परसीव करेगा तो उसमें उसका सिलेक्टिव एक्सपोजर, उस इवेंट की अवेलेबिलिटी, उसका प्रेजेंट मूड, उसका कल्चरल बैकग्राउंड, ये सब इम्पोर्टेंट होगा, ठीक. और यही तीनों फैक्टर्स हैं जो उसके सिलेक्शन को, उसके परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करेंगे. राइट गाइस, थैंक यू फॉर स्टडिंग एट GNC Study Hub. If you have any queries or doubt, please let me know in the comment box and do like, share and subscribe our channel.